चलो, यस सर, यस सर, जितने लोग ऑनलाइन हैं जल्दी से आ जाओ। ओके बच्चों, वेरी वेलकम टू दिस फाउंडेशन रिवीजन सेशन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? चैप्टर नंबर 3 शुरू कर दिया था। से यस यस, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले हम लोगों ने किया था भैया, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है। क्या होती है बोलो जल्दी से? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग डैश इनटू डैश, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। क्या हम इसमें सिर्फ गुड्स कंसिडर करते हैं या सर्विसेज भी कंसिडर करते हैं? बोथ। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ अ यूटिलिटी, याद आ रहा है क्या? तो सर यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है? 4। पर्सनल यूटिलिटी, याद आ रहा है? इसके बाद हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वन विच इज फिक्स्ड, वन विच इज वेरिएबल, जो होमोजीनियस है, जो होमोजीनियस है, दोनों भी नहीं है, दोनों हेट्रोजीनियस है ना? बोथ क्या है? हेट्रोजीनियस। वन विच इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वन विच इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इमोबाइल, मोबाइल। सेविंग के 3 स्टेप्स: सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योर 2 तरीके की रिस्क लेता है, ठीक है? फिर हमने देखा था बिजनेस और प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने देखा था लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के अंदर में एक इनपुट, सॉरी शॉर्ट रन के अंदर में एक इनपुट, दूसरा इनपुट। लॉन्ग रन के अंदर में सारे के सारे इनपुट। लॉन्ग शॉर्ट रन को पढ़ने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग रन को पढ़ने के लिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। याद आ रहा है मालिक? यस। यहां से हम गए थे प्रोडक्शन फंक्शन देखने के लिए। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, सो ऑल दोज इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर आउटपुट में बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन फंक्शन। फिर हमने कॉस्ट को देखा था, राइट? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। याद आ रहा है आपको? राइट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व होता है, वो कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और वेरिएबल कॉस्ट अपवर्ड मूविंग टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव। यस और नो? टोटल कॉस्ट कहां से चालू होता है? फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज एट जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट इज नॉट जीरो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। याद आ रहा है आपको? राइट। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द आउटपुट। अब यहां तक के कल हम लोगों ने रिवीजन में पढ़ा था। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है इसके अंदर में लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। अभी जो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट रन के अंदर में हम एक इनपुट को फिक्स मानते हैं, बचे हुए इनपुट को क्या मानते हैं? वेरिएबल। जबकि लॉन्ग रन के अंदर में हम सारे के सारे इनपुट को क्या मानते हैं? वेरिएबल। लॉन्ग रन को हम शॉर्ट रन को हम एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड भी कहते हैं, जबकि लॉन्ग रन को हम प्लानिंग पीरियड भी कहते हैं। सर प्लानिंग पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉन्ग रन में यू गेट मच मोर टाइम टू चेंज योर मशीन, टू चेंज योर रॉ मटेरियल और टू एडजस्ट योर सप्लाई। पर शॉर्ट रन में आपको सप्लाई एडजस्ट करने का मौका मिलता नहीं, इसीलिए शॉर्ट रन को एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड भी कहा जाता है और लॉन्ग रन को प्लानिंग पीरियड भी कहा जाता है। याद करके देखो, शॉर्ट रन अगर हमें पढ़ना है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है, और लॉन्ग रन पढ़ना है तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। यस, शॉर्ट रन में सप्लाई एडजस्ट हो सकता है ओनली अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लॉन्ग रन के अंदर में पूरा का पूरा क्या हो सकता है? एक्सटेंट। इसीलिए सप्लाई शॉर्ट रन में क्या होता है? रिलेटिवली इलास्टिक। वो एडजस्ट हो सकता है बट ओनली टू सम एक्सटेंट। हम किसी भी चीज को बेटा रिलेटिवली इलास्टिक तब कहते हैं जब उसको मैं कुछ एक्सटेंट तक के तो चेंज कर सकता हूं, इसीलिए वो पूरा इलास्टिक नहीं कहते हैं, हम उसको रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। पर लॉन्ग रन में तो मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूं, इसीलिए वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। बताइए, लॉन्ग शॉर्ट रन के अंदर में 2 तरीके की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि फिक्स्ड इनपुट की कॉस्ट को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल इनपुट की कॉस्ट को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। पर लॉन्ग रन के अंदर में सारी की सारी कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो? अच्छा, शॉर्ट रन के अंदर में द प्राइस इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड रादर देन सप्लाई। पूछो क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर में सप्लाई इज नॉट फुल्ली एडजस्टेबल, इसीलिए जो प्राइस होता है ये किस फोर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है? वो डिमांड फोर्स पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है रादर देन सप्लाई। पर शॉर्ट रन के अंदर में तो मैं सब कुछ एडजस्ट कर सकता हूं, इसीलिए सप्लाई फोर्स इज मोर देन डिमांड फोर्स। शॉर्ट रन में हम प्राइस को कहते हैं सब नॉर्मल प्राइस, और लॉन्ग रन के अंदर में हम इस प्राइस को क्या कहते हैं? नॉर्मल प्राइस। क्लियर है? चलो एक बार वापस से देख लो।
एक और रिवीजन कर लो फटाक से, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच का डिफरेंस एक और रिवीजन करेंगे। शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक इनपुट को क्या माना जाता है, फिक्स, अदर इनपुट को क्या माना जाता है, वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे के सारे इनपुट वेरिएबल रहते हैं, राइट। शॉर्ट रन में हम प्रोडक्ट पीरियड को क्या कहते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड। लॉन्ग रन में इसी पीरियड को क्या कहते हैं, प्लानिंग पीरियड। शॉर्ट रन के अंदर में लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। सप्लाई एडजस्ट हो सकता है ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, इसीलिए सप्लाई क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक। बट लॉन्ग रन में सारा का सारा एडजस्ट किया जा सकता है और इसीलिए इसे कहा जाता है सप्लाई इज फुल्ली इलास्टिक। शॉर्ट रन में दो तरीके की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल, जबकि लॉन्ग रन में एक ही तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल, राइट। शॉर्ट रन के अंदर में जो आपका प्राइस है इट इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड फोर्स रादर देन सप्लाई फोर्स, पर लॉन्ग रन के अंदर में इट इज मोर बाय सप्लाई फोर्स रादर देन डिमांड फोर्स। शॉर्ट रन के अंदर में प्राइस को कहा जाता है नॉर्मल, सब नॉर्मल प्राइस, वेयरएज लॉन्ग रन के अंदर में इसे कहा जाता है नॉर्मल प्राइस। इज दैट डन? यस। यहां से हम लोग चालू करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं मतलब हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं या लॉन्ग रन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन। यहां पे तीन कॉन्सेप्ट होते हैं अगर आपको याद आ रहा हो तो, एमपी, एपी, टीपी। याद आ रहा है क्या? एमपी मतलब एक इनपुट दे के जो आउटपुट मिलता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ऐसे सब मार्जिनल प्रोडक्ट की टोटल कर लिया जाए तो इसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। एंड एवरेज प्रोडक्ट होता है दैट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बराबर है। इनिशियली एमपी, एपी, टीपी तीनों ऊपर जाता है एंड एपी रीच इट्स मैक्सिमम। व्हेन एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल टू एपी। याद आ रहा है क्या? राइट तो जब अपना एमपी एपी मैक्सिमम को रीच कर जाता है एमपी इज इक्वल टू एपी। याद आ रहा है? स्टेप 1 में या लेवल 1 में आपका एमपी कहां पहुंचता है, मैक्सिमम तक के पहुंचता है। उस पॉइंट पे टीपी को कुछ कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर में आपका एमपी नीचे आना शुरू हो जाता है। स्टेज 2 में एमपी नीचे आना शुरू हो जाता है और एमपी 0 तक के पहुंचता है। तो स्टेज 1 एमपी मैक्स पहुंचता है, एपी मैक्स पहुंचता है और टीपी इंक्रीजिंग होता है। स्टेज 2 एमपी नीचे आना शुरू करता है, टीपी ऊपर जाता है एट डिमिनिशिंग रेट एंड एपी भी कहां आना शुरू होता है, नीचे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जहां एमपी 0 है उस पॉइंट पे टीपी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। फिर अगर आपने और वेरिएबल फैक्टर्स और बढ़ाए तो आपका एमपी कहां पहुंच जाएगा, निगेटिव। याद आ रहा है क्या? आपका एमपी कहां पहुंच जाएगा, निगेटिव। अगर आपका एमपी निगेटिव पहुंच गया इसका मतलब आपका टीपी डिमिनिश होना क्या हो जाता है, चालू। टीपी डिमिनिश होना चालू हो जाता है और एपी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है एमपी कैन बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव, लेकिन एपी कैन ओनली बी पॉजिटिव और डिमिनिशिंग, टीपी कैन ओनली बी पॉजिटिव और डिमिनिशिंग। ठीक है। अब व्हाट इज द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज 2, राइट। जहां पे एमपी मैक्सिमम से लेके 0 तक के पहुंचता है उस स्टेज को हम कहते हैं बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा अब ऐसा क्यों हो रहा है, एमपी पहले टॉप पे जाता है फिर एमपी निगेटिव में आता है? क्योंकि आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते रहते हो। शॉर्ट रन में एक इनपुट दैट इज मशीन को हम फिक्स मानते हैं और सिर्फ हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लेबर बढ़ाते रहते हैं। याद आ रहा है क्या? हम सिर्फ क्या करते रहते हैं, लेबर। तो लेबर को भी ऑप्टिमम लेवल तक के आना बहुत जरूरी है। अगर लेबर बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल चल जाता है तो वो क्या पहुंच जाता है, निगेटिव। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो याद होगा तो ऐसा कुछ कर्व हम लोग बनाते हैं, याद होगा तो ऐसा कोई कर्व बनाते हैं। सबसे पहले एमपी इनिशियल स्टेज में ऊपर जाता है, एपी भी ऊपर जाता है और अपने मैक्सिमम्स को रीच करता है। जहां पे एपी मैक्सिमम होता है वहां पे एमपी इज इक्वल टू एपी। स्टेज 2 एमपी मैक्सिमम से कहां आता है, 0। स्टेज 3 कहां पहुंच जाता है, निगेटिव। क्लियर है? एंड द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज स्टेज 2। ठीक है। तो एमपी में चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज हम वेरिएबल फैक्टर को क्या कर रहे हैं, चेंज। वेरिएबल फैक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज कर रहे हैं, इसलिए एमपी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। सो चेक कीजिएगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था है एमपी, एपी एंड टीपी का, बराबर है। एमपी, एपी, टीपी। व्हाट इज एमपी? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मींस एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बाय यूज ऑफ एन एक्स्ट्रा इनपुट, बराबर है। एक इनपुट एक्स्ट्रा यूज करके जो हमें आउटपुट मिलता है इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट एट एन यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस 1। ठीक है। आपको नहीं लगता ये मार्जिनल कॉस्ट से इंस्पायर्ड डेफिनेशन है?
यस और नो। फिर आता है आपका टीपी। टीपी इज द सम ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। तो टीपी का फॉर्मूला बनता है MP1 MP2 टिल MPMN, और आपका एपी बनता है बेटा एवरेज प्रोडक्ट बनता है आपका टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यस और नो। फिर आता है आपका ये कर्व जहां पे एपी मैक्स पे पहुंचता है, तो एमपी इज इक्वल टू एपी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यू है। जब आपका एमपी मैक्सिमम होता है, जब आपका एमपी मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट पे टीपी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और जहां पे आपका एमपी जीरो होता है उस पॉइंट पे टीपी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यस और नो। एमपी निगेटिव भी हो सकता है। तो एक्चुअली ये जो पूरा कर्व है ये 3 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, stage 2 are called as diminishing return to factor, और stage 3 is called as negative return to factor। समझ आ रहा है बात? यस। तो क्या क्या आउटकम निकलते हैं? एमपी कैन बी पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। याद आ रहा है मालिक आपको? ठीक है। जहां एमपी जीरो हुआ वहां पे टीपी क्या पहुंच जाता? मैक्सिमम। If MP is maximum, that point in TP is called as point of inflection. If MP is zero, that point in TP is called as point of saturation. MP arise, AP also rise, but MP is higher than AP. जब वो ऊपर जाता है, एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू कभी भी ज्यादा होगा एवरेज से, तो जब MP ऊपर जाता है AP भी ऊपर जाता है, बट MP is higher than AP. जब नीचे आता है तो MP is lower than AP. तो ऊपर भी पहले एमपी जाएगा, नीचे भी ज्यादा स्पीड से एमपी ही आएगा, ये याद रखना, ठीक है। व्हेन एपी फॉल्स एमपी ऑल्सो फॉल्स, बट एपी विल बी हायर देन एमपी, यस और नो। सो 3 स्टेजेस होती है बेटा, राइट। चलो वापस से एक बार इस चीज को देख लो जल्दी से, वापस से रिपीट करो। एमपी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। दूसरा, एमपी जीरो है तो एमपी अगर मैक्सिमम है उस पॉइंट पे टीपी को कहते हैं, अगर आपका एमपी जीरो हो जाए तो टीपी को उस पॉइंट पे क्या कहते हैं? अगर एमपी राइज होता है तो एपी भी राइज होता है, बट एमपी इज हायर देन एपी, और फॉल होता है तो एपी इज हायर देन एमपी। 3 स्टेज थी। स्टेज 1 में क्या होता था, याद करके देखो बेटा। स्टेज 1 में एमपी मैक्स पे रीच करता था, एपी मैक्स पे रीच करता था, टीपी क्या होता था? इंक्रीजिंग। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि मशीन तो एक ही, आप लेबर्स बढ़ाते जाते हो, तो लेबर जब बढ़ते जाते हैं तो आपको और एफिशिएंसी आती है और प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, बराबर है। आप एक ऑप्टिमम लेवल तक के पहुंचते हो, पर आपको और लेबर की जरूरत पड़ती है, आप और वेरिएबल फैक्टर इंड्यूस करना चालू कर देते हो, जिससे एमपी कहां आना चालू हो जाता है? नीचे। तो फिर आता है स्टेज 2, एमपी डिक्रीजेस एंड बिकेम जीरो, बराबर है। एपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, और अपने मैक्सिमम पे क्या कर देता है? रीच, बराबर है। इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। और तीसरा आता है जब आपका एमपी और एक्सेसिव फैक्टर जब आप लगाते हो, वेरिएबल फैक्टर, तो आपका एमपी जो है ये निगेटिव में पहुंच जाता है बेटा। इसे आप कहते हैं एमपी बिकेम्स निगेटिव। यहां पे एमपी निगेटिव में पहुंच जाता है और टीपी और एपी क्या हो जाते हैं? डिक्लाइन। इसको हम कहते हैं निगेटिव रिटर्न टू फैक्टर्स। यस, रिजल्ट क्या है बेटा? व्हाट इज द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन? स्टेज 2। यस, तो ये देख लीजिए, ये आपके पास लिखा है, नहीं लिखा हुआ है? फोटो ले लो। जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं आपके पास ये नोट्स नहीं है, प्लीज इसका फोटो ले सकते हैं आप। बराबर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा रिटर्न टू स्केल। बेटा शॉर्ट रन तो हो गया, अब लॉन्ग रन था, मतलब रिटर्न टू स्केल था। याद करके देखो, रिटर्न टू स्केल के अंदर में 3 स्टेजेस थे, कुछ ऐसा कर्व था, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। याद आ रहा है क्या? इसे हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं। रिटर्न टू फैक्टर मतलब शॉर्ट टर्म, रिटर्न टू स्केल मतलब लॉन्ग टर्म, बराबर है। एक आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पहले याद करके देखो, लॉन्ग रन के अंदर में सारे के सारे फैक्टर बेटा फिक्स होंगे या वेरिएबल होंगे? वेरिएबल, मतलब आप सप्लाई को किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनपुट आउटपुट रेशियो कैसे बनेगा? पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर में क्या होता है? यू गिव द इनपुट ऑफ 10 बट यू गेट द आउटपुट ऑफ मोर देन
10। अब ये क्यों होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज के कारण। याद आ रहा है क्या आपको? राइट। अब मॉड्यूल में और नोट्स के अंदर में देखो आप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज के ऊपर पूरा एक पेज है, बराबर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट पेज इज नॉट रिलेवेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, एक बार पढ़ के छोड़ देना, लर्न मत करते बैठना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम पॉइंट पे हमको रिटर्न टू स्केल के ऊपर ज्यादा फैक्टर करना है। तो रिटर्न टू स्केल में पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या स्केल होता है यहाँ पे इनपुट 10% पे डाला तो आउटपुट यू गेट इज मोर देन 10%। दूसरा होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जहां पे आप इनपुट 10 का डालते हैं तो आउटपुट भी कितना मिलता है? 10। और तीसरा होता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इनपुट आपने 10 का डाला तो जो आउटपुट मिलता है वो लेस देन 10 का मिलता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यही 3 स्टेजेस होती है। सो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर variable. So in long run all factor, that is capital plus raw material labor, can be changed, and law of return to analyze the effect of scale on the level of output. Stage 1 जिसे हम कहते हैं increasing return to scale, ये arise होता है because of internal economies, external economies. economies का मतलब क्या होता है बेटा? advantage. तो internal और external advantages के कारण आपको क्या मिलता है? input कम और output ज्यादा मिलता है। गेटिंग द पॉइंट? फिर आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अराइज बिकॉज ऑल इनपुट्स आर ब्रॉट इन द सेम स्केल। और तीसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, बेटा ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज के कारण मिलता है। एक बार आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज सीधा नोट से पढ़ लेना। गेटिंग द पॉइंट? चलो एक बार फटाफट तुरंत रिवाइज कर लो, चेक करो, सारे पॉइंट वापस से देख लो। ये है इसके आउटकम्स, प्लीज रीड इट अगेन। तीन स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, स्टेज 3 बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। इज दैट डन? चलिए, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है आइसोक्वांट। इसी चैप्टर के अंदर में एक और कॉन्सेप्ट होता है आइसोक्वांट। यस और नो? अगर आप लोग ने मॉड्यूल ढंग से पढ़ा होगा तो लगभग हम एंड पे आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 के। यस और नो? राइट। आइसोक्वांट होता है, व्हाट इज आइसोक्वांट? आइसोक्वांट के अंदर में वी चेंज द इनपुट टू गेट द सेम आउटपुट। यस और नो? तो भैया आइसोक्वांट के अंदर में क्या होता है? आइसोक्वांट के अंदर में हम इनपुट्स चेंज करते हैं, उनका प्रोपोर्शन चेंज करते हैं, सो दैट आवर आउटपुट रिमेन सेम। अब इस टेबल को देखिए, टेबल देख के सब कुछ समझ जाएगा। अब अंडरस्टैंड कीजिए, देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस, बराबर है। कॉम्बिनेशन 1, हमने एक ही कैपिटल लगाया और 12 लेबर लगाए, द आउटपुट वाज 100, बराबर है। हमने इस फैक्टर को चेंज किया कॉम्बिनेशन 2 में, हमने कैपिटल 1 के जगह 2 कर दिया और लेबर हमने क्या कर दिया? 12 से 8 पे रिड्यूस कर दिए, स्टिल द आउटपुट रिमेन सेम। तो आइसोक्वांट क्या करता है? आइसोक्वांट करता है चेंज इन द इनपुट बट द आउटपुट रिमेन सेम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसको हम कहते हैं आइसोक्वांट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, सिंस आउटपुट सेम रहने वाला है तो कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3 या कॉम्बिनेशन 4, प्रोड्यूसर चारों पे इनडिफरेंस रहेगा, है ना? उसको तो कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लो, आउटपुट उसके पास क्या रहने वाला है बेटा? सेम। तो वो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, इसीलिए आइसोक्वांट को हम प्रोडक्ट इनडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इसीलिए आइसोक्वांट को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट इनडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लो तो आउटपुट रिमेन सेम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो all change in the input that provide same level of output is called as isoquant. Isoquant is also called as product indifference curve, iso product curve और iso planning curve, तीनों के नाम से जाना जाता है। कम ऑन, वापस से तीनों नाम, product indifference curve, iso product curve, iso planning curve. All combination on the isoquant provide same level of satisfaction, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या आउटपुट। हायर आइसोक्वांट शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यस और नो? हायर आइसोक्वांट शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। चलो एक और बार रिवीजन करो, बोलो जल्दी से। ऑल चेंज इन द इनपुट दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सेकेंड, आइसो प्रोडक्ट कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, all combination give the same level of
output and higher isocon shows higher level of output. Is that done? चलो, अब आइसोकॉन्ट्स के साथ ही ना आपको याद होगा एक और कॉन्सेप्ट आता है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. 2 मिनट में सिखा दूंगा, मजा ही मजे, ध्यान से सुनना. अब देखो यहां पे क्या हुआ, मैंने एक कैपिटल गेन करने के लिए 4 लेबर को सेक्रीफाइस किया. मतलब रेशो क्या हो गया, 4:1. रेशो क्या हो गया, 4:1. जब ये आइसोकॉन्ट को ही हम प्रपोर्शन में लिखना चालू कर दे, आई सैक्रिफाइस 4 लेबर टू 1 कैपिटल, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं MRTS. इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. So, marginal rate of technical substitution is the rate at which one factor of production is substituted. हमने क्या substitute किया था, machine for labor, substituted without any change in the level of output. जहां पे output हमारा same ही था, तो यही चीज को हम क्या कहते हैं, MRTS. MRTS is continuously decreasing. MRTS is continuously decreasing. Yes or no? चेक कर लीजिए सर. यस, एक बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा है कि सर स्टेज 2 ही बेटर क्यों होता है. बेटा स्टेज 2 बेटर इसलिए होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडिशनल इनपुट रखते हैं ऑप्टिमम लेवल पे, 0 से लेके 100 तक, मतलब जहां MR मैक्सिमम है और MR 0 भी उसी स्टेज में आता है. इस बीच आप जब भी रहोगे आप मैक्सिमम ऑप्टिमम आउटपुट देते हो, और इसीलिए वो स्टेज बेस्ट स्टेज होता है. निगेटिव तो डेफिनेटली बेस्ट नहीं हो सकता, राइट. जो इंक्रीजिंग होता है वो तब तक के आपके ऑप्टिमम नंबर ऑफ लेबर्स जो है ये पता नहीं होते, इसीलिए वो भी सही नहीं होता. और 0 से 100 जो पैरामीटर है, इसी को हम क्या मानते हैं, स्टेज 2 को बेस्ट स्टेज मानते हैं. यस और नो, राइट. तो ये था बेटा MRTS. इसके बाद में आता है आइसो कॉस्ट लाइन. अभी आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है, इस यूनिट का लास्ट कंसेप्ट था आइसो कॉस्ट लाइन. अभी आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है भैया, सिंपल है. मान लीजिए अगर विजय के पास 1000 रुपीज है और उसको 2 प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से X और लेट्स से Y. X का प्रोडक्ट, X का प्राइस है 20 रुपीज, 1000 रुपए आपके पास है और X का प्राइस है 20, तो मैक्सिमम कितने X आप ले सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 20, मतलब आप 50 ले सकते हो. आप कर्व को देखिएगा, आप मैक्सिमम कितने ले सकते हो, 50. तो सपोज वी हैव 1000 एंड प्राइस ऑफ X इज 20, मैक्सिमम ही कैन गेट ऑफ X इज 50. यही अगर Y कितना होगा, 50 प्राइस होगा, तो मैक्सिमम यू कैन गेट 20. समझ में आई बात. तो यही जब आप कर्व पे ड्रॉ कर लेते हैं, हम इसे कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन. समझ आ रहा है. चलो पूरा यूनिट एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, 4th टाइम एकदम, ठीक है. अब हम यहां पे कुछ नहीं देखते, अब आप सोच समझ के बताना. प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स. प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल. 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है इसके बाद, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस. ये है 6 कंसेप्ट, याद आ रहा है क्या, राइट. 7वां कंसेप्ट होता है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. शॉर्ट रन बोलो, एक इनपुट, बचा हुआ इनपुट. शॉर्ट रन के लिए क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉन्ग रन के लिए क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. शॉर्ट रन को हम एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड भी कहते हैं, लॉन्ग रन को प्लानिंग पीरियड भी कहते हैं. यस और नो. शॉर्ट रन में सप्लाई पूरा एडजस्ट हो सकता नहीं, इसीलिए वो क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक. लॉन्ग रन में पूरा अप्लाई हो सकता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक. याद है. फिर यहां से हम जाते हैं क्या, प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन इज इनपुट सो दैट आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड. फिर हम जाते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. उसके पहले 3 कंसेप्ट पढ़ते हैं, MR, AR, TR. MP, AP, TP. वो तुम MR, AR, TR किधर पढ़ते हो, प्राइस. नेक्स्ट चैप्टर है वो. यहां पे क्या है, MP, AP, TP. स्टेज 1 MP कहां तक पहुंचता है, मैक्स. AP कहां तक पहुंचता है, मैक्स. जहां AP मैक्सिमम पे होता है, डैश इज इक्वल टू डैश, MP इज इक्वल टू AP. TP कहां तक पहुंचता है, इंक्रीजिंग, बराबर है. फिर आता है स्टेज 2. स्टेज 2 के अंदर में आप और वेरिएबल इनपुट डालते हो. हाँ, फिर आपका MP क्या होना चालू हो जाता, डाउन. MP नीचे जाता पर TP इंक्रीज होता है, एट विच रेट,
डिमिनिशिंग रेट। एपी कहाँ आना चालू हो जाता है, नीचे। एमपी कहाँ तक पहुंचता, 0। जहां एमपी मैक्सिमम है उस पॉइंट पे टीपी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और जहां पे एमपी 0 है उस पॉइंट पे टीपी को कहते हैं पॉइंट ऑफ, और एमपी उसके बाद स्टेज 3 में कहां चल जाता, निगेटिव। जहां एमपी निगेटिव गया टीपी कहां चालू हो जाता, डिमिनिशिंग। ये सुनो राइट। फिर यहां पे हम लोगों ने देखा था एमपी कैन बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, बोलो स्टेज 2। फिर 10th आइटम हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन। याद आ रहा है क्या, लॉन्ग रन का क्या पढ़ते हैं, रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल के अंदर में 3 स्टेजेस है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में इनपुट आप 10 से डालोगे, आउटपुट मोर देन 10। कांस्टेंट डिक्रीजिंग में आप इनपुट 10 का डालोगे, आउटपुट लेस देन 10। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, और डिमिनिशिंग देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। याद आ रहा है क्या मालिक, राइट। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आइसोक्वांट के ऊपर। व्हाट इज आइसोक्वांट, ऑल चेंज इन द इनपुट दैट ब्रिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोक्वांट कहते हैं। यस और नो, राइट। और इसीलिए क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन एक ही लेवल का आउटपुट देख रहे हैं, इसीलिए और 3 नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्लानिंग कर्व। ठीक है, अच्छा इसी को हम मैथमेटिकली लिख दे तो हम कहां पहुंच जाते हैं, एमआरटीएस, वेयर वन गुड्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर एट विच रेट, इसको हम कहते हैं एमआरटीएस। और कॉस्ट लाइन आपको बताता है कि आप मैक्सिमम एक कितना प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहां आपका चैप्टर नंबर 3 का यूनिट नंबर 1 क्या होता है बेटा, ओवर। मजा आया क्या, चलो आपके आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 जो था इस चैप्टर का, ये बड़ा ही इजी है। यस और नो, आज हमको मेक श्योर करना है ये चैप्टर हमारा क्या हो जाए, ओवर, और आराम से हो भी जाएगा। चैप्टर नंबर 3 का ये जो यूनिट नंबर 2 है ये बड़ा आसान है, राइट। सबसे पहले आपको मैं सीक्वेंस याद दिलाता हूं, आपको शायद याद भी आ जाए। सबसे पहले चैप्टर चालू होते ही टाइप ऑफ कॉस्ट डिस्कशन होता है, याद आ रहा है क्या, टाइप ऑफ कॉस्ट। फिर रिलेशनशिप आता है टीसी एफसी वीसी का, याद आ रहा है क्या। फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ते हो तो आपको आता है कि भैया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, याद आ रहा है। फिर आपका आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एक बड़ा सा कर्व, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे यू, चैप्टर विल बी ओवर। समझ आ रहा है क्या, तो ये पूरे चैप्टर का सीक्वेंस है। आओ सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ कॉस्ट, जो सबसे इजी है। सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर में हम क्या कंसिडर करते हैं सर, फाइनेंशियल साइड ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करते हैं। कॉस्ट के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल साइड ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करते हैं। यहां पे आता है टाइप ऑफ कॉस्ट। मुझे बताइए अकाउंट्स में हम कौन सी कॉस्ट कंसिडर करते हैं, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसिडर करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, राइट। दीज कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन द फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। दूसरी कॉस्ट होती है बेटा इकोनॉमिक कॉस्ट, इधर देखो, दूसरी कॉस्ट होती है बेटा इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में हम 2 कॉस्ट कंसिडर करते हैं, बोलो कौन कौन सी। यस, क्या हम इकोनॉमिक कॉस्ट को फुल कॉस्ट भी कहते हैं, यस। अच्छा, इम्प्लीसिट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यस। चलो आ जाओ, तो भैया दूसरी कॉस्ट होती है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर में हम दोनों कंसिडर करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लीसिट कॉस्ट, यस। इनको हम फुल कॉस्ट भी कहते हैं, राइट। और क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों कवर करते हैं बेटा, अकाउंट्स में आना वाला प्रॉफिट हमेशा लेस होगा, किससे बेटा, इकोनॉमिक्स में आने वाले प्रॉफिट से। मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूं, मेरे को सुधारो। अकाउंट्स का प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा, किससे, इकोनॉमिक्स से, क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ एक ही कॉस्ट कंसिडर होती है एक्सप्लिसिट, जबकि इकोनॉमिक्स में दोनों कॉस्ट कंसिडर होती है, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट। याद आ रहा है मालिक, यस। अच्छा जी सर, normal profit is a part of implicit cost. Profit earned over and above normal profit will be called as super normal profit. It will be called as super normal profit. Clear है मालिक। तीसरी कॉस्ट थी, बोलो बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट।
डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ट्रेस की जा सकती है किसी इंडिविजुअल या पर्सन को, राइट। सो अगर मैंने मान लीजिए इसके लिए 10 रुपए खर्चा किया, दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मैं इसको क्या कर सकता हूं, ट्रेस कर सकता हूं। सो डायरेक्ट कॉस्ट इज अ ट्रेसेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट इज अ ट्रेसेबल कॉस्ट विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। तो व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड इजीली। मान लीजिए मैंने अगर सबके लिए खर्चा किया तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली किसके लिए कितना खर्चा किया, तो ये कौन सी कॉस्ट बन गई, बोलो बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर आता है बेटा इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है भैया, ये जो आप कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट लगाते हैं किसी भी चीज के लिए, उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपने अगर अपने घर पे एसी लेके आया तो सिर्फ एसी का ही कॉस्ट नहीं होता, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगता है, यस और नो, उसमें गैस रिफिलिंग चार्जेस भी लगते हैं, उसके ब्रैकेटिंग करने के भी चार्जेस लगते हैं। वो कॉस्ट कौन से कॉस्ट हो जाते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यस और नो। ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होते हैं इसे ये हम मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, additional cost incurred for a unit, yes। तो incremental cost is also called as marginal cost. So incremental cost is related to the concept of marginal cost. It is an addition made to the total cost when business decisions are taken. फिर एक होता है संक कॉस्ट, एक कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी इनकर कर दिया, कैन नॉट बी रिकवर्ड। ऐसा कॉस्ट जो हम इनकर कर चुके हैं और अब वो रिकवर नहीं हो सकता, ये हो जाता है संक कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने टिकट बनाई थी कहीं घूमने जाने के लिए और मैं वहां जा ही नहीं पाया, पूरा का पूरा पैसा डूब गया और अब मैं उसे वापस कभी भी रिकवर नहीं कर पाऊंगा, यही कॉस्ट मेरे लिए कौन सी कॉस्ट बन जाएगी, संक कॉस्ट। सो कॉस्ट दैट हैज बीन इनकर्ड इन पास्ट एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड आर कॉल्ड एज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को हम डिसीजन मेकिंग में कभी भी रेलेवेंट नहीं मानते, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, यस। इसके बाद आती है और दो कॉस्ट, पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन पास्ट, इसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। चलो एक और बार रिवीजन करो, सबसे पहले अकाउंट्स में कौन सी कॉस्ट कंसिडर होती है, एक्सप्लिसिट। दूसरा इकोनॉमिक्स में कौन सी कॉस्ट कंसिडर होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर तीसरा आता है डायरेक्ट कॉस्ट, ट्रेसेबल, इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉट ट्रेसेबल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशन टू टोटल कॉस्ट, संक कॉस्ट which cannot be recovered, historical cost, incurred in past, and last में replacement cost for replacement of goods. Are you getting the point? Yes. नेक्स्ट कंसेप्ट आता था इसके अंदर में कॉस्ट फंक्शन। आपका कॉस्ट किस तरह से फंक्शन करता है या कॉस्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, भैया आपका कॉस्ट 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इन चारों फैक्टर को कहते हैं औस्तुप। क्या कहते हैं, औस्तुप। तो कॉस्ट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एंड आउटपुट, कॉस्ट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एंड आउटपुट। और इसके अंदर में कितनी चीजें होती है सर, 4। पहला ओ, आपकी कॉस्ट काय पे डिपेंड करती है, आउटपुट पे डिपेंड करती है। दूसरा आपकी कॉस्ट एस मतलब साइज ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करती है, टी यू दैट इज टाइम अंडर कंसिडरेशन, एंड पी मतलब प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनके ऊपर आपकी कॉस्ट क्या करती है सर, डिपेंड करती है। चलिए फिर हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये सबसे इजी वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इसमें से आते हैं। यस चलिए बताइए, टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है भैया, जो चेंज होती नहीं। वेरिएबल कॉस्ट विच चेंज विद द आउटपुट। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट बट वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यस, क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट इज एन इंडिपेंडेंट कॉस्ट। मैं इंडिपेंडेंट कॉस्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका आउटपुट 0 हो या आपका आउटपुट 10 हो तो आपको फिक्स कॉस्ट लगनी है, मतलब लगनी है। तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो हुई ये इंडिपेंडेंट कॉस्ट हुई, इंडिपेंडेंट ऑफ योर आउटपुट। आपका आउटपुट कितना भी हो, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट को हम इंडिपेंडेंट कॉस्ट भी कहते हैं। यस, जबकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द आउटपुट। इफ आउटपुट इज 0 फिक्स्ड कॉस्ट विल बी देयर, yes or no? If output is 0 fixed cost will be there, but if output is 0 there will be no variable cost। और क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा भी इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जबकि वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? एक बार रीड आउट कर लीजिए, जिसको फोटो लेना है ले लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट।
डन है सर? चलिए आ जाओ बेटा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट नाम का भी कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉस्ट विच हैज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो एक ऐसा कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी हो, इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के कुछ यूनिट जो आते हैं वो फिक्स्ड आते हैं और उसके ऊपर आपके क्या होता है, वेरिएबल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। So cost which is neither perfectly fixed nor perfectly variable is called as semi variable cost. चेक कर लीजिए सर, this cost will be called as semi variable cost. Done. फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, वीसी एंड एफसी। ये तो आपको वैसे भी आता है, चलिए फट से ओरली डिस्कस कर लेते हैं। टीसी इज इक्वल टू FC plus VC. FC is equal to TC minus VC and VC is equal to TC minus FC. ठीक है। कर्व हम सभी जानते हैं, फिक्स कॉस्ट का कर्व पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल का कर्व पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट, एंड टोटल कहां से चालू होगा, F से, एंड किसके जैसे के नेचर होगा, वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट के जैसा नेचर क्यों होता है टोटल कॉस्ट का? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो व्हाट चेंजेस टोटल कॉस्ट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, तो टोटल कॉस्ट में जो एक्चुअली बदलता है वो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट ही बदलता है। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हमेशा, सॉरी टोटल कॉस्ट का कर्व हमेशा किसके जैसा होगा, वेरिएबल कॉस्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो चेक दिस लाइन, टोटल कॉस्ट, total cost is equal to fixed cost plus variable cost. Total cost curve denotes the behavior of variable cost curve. Total cost curve start from FC at y-axis, because at zero output also total cost is equal to fixed cost, and total cost curve remain parallel to variable cost. Why they remain parallel to variable cost? क्योंकि वो उसी के जैसा होता है। नेक्स्ट आता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट। याद करिए, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मूव्स अपवर्ड, variable cost is positively sloping. Variable cost is also considered as change in total cost. Yes or no? Because it denotes the behavior of total cost. At zero output variable cost will be zero, and इसका कर्व तो हम सभी जानते हैं। तीसरा आता है बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द आउटपुट, fixed cost line is parallel to x axis and fixed cost is unchanged at all level. Clear है मालिक? Yes. चलो वापस से यूनिट 2 रिवाइज करते हैं। सेकेंड रिवीजन ऑफ यूनिट 2। बोलो, पहला अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंट्स में कौन सी कॉस्ट कंसिडर होती है, एक्सप्लिसिट। दूसरी कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज full cost. It is also called as full cost. Implicit cost is also called as opportunity cost. Direct cost, traceable. Indirect cost, non-traceable. Sunk cost, cannot be recovered. Historical cost, incurred in past. Incremental cost, addition to total cost. यहां से हम गए थे कॉस्ट फंक्शन पे। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ औसतुप, O output, S size of the plant, TU time under consideration, and P नहीं TUP प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। P क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फिर हमने बात करी थी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की, यस, और उसी को रिलेशनशिप में भी डाल दिया था। चलो एक साथ बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट के 4 पॉइंट बताओ। पहला फॉर्मूला बोल देने का, दूसरा आउटपुट के साथ ये चेंज होता है क्या, तीसरा कर्व बोल देने का, और चौथा कोई और पॉइंट ध्यान में आ रहा है तो वो बोल देने का। 4 पॉइंट तो इसमें बोलना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कर्व कैसा होता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कॉस्ट। आउटपुट से इसका कोई लेन देन। एट जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। चलो टोटल कॉस्ट के 4 पॉइंट बोलो। पहला फॉर्मूला बोल दो, बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इट डिनोट्स द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। स्टार्ट फ्रॉम
फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, यस और नो, एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट के 4 पॉइंट बोल दो. टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. कर्व कैसा होता है? पॉजिटिव. स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एट 0 आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0. खत्म. आहो, ज्यादा स्पीड तो नहीं जाना ना बेटा? आर यू ओके? आर यू फाइन? यस. चलो, आते हैं एक और कंसेप्ट के ऊपर, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. आते हैं एक और कंसेप्ट के ऊपर. कौन सा बेटा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अब ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट रिलेवेंट नहीं है. डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे लिए क्या रिलेवेंट है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रिलेवेंट है. अब ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? 2 तरीके हैं. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. यस और नो? एक तरीका ये हुआ. दूसरा तरीका क्या हुआ? AFC इज इक्वल टू ATC माइनस AVC. ये भी तो हो सकता है. यस और नो? अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट की जो लाइन होती है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है, पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. पूछो क्यों? आइए समझाता हूं. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. क्यों? अंडरस्टैंड कीजिए, इसे ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए. मान लीजिए 1 यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट था 5 रुपए. 1 यूनिट पे तो मेरा एवरेज भी 5 ही रहेगा. सपोज मैंने दूसरा यूनिट लगाया, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल गो डाउन. समझ में आया? मैंने तीसरा यूनिट लगाया, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, बट मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो डाउन हो जाएगा. यस और नो? तो इसी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व ऐसा होता है, जबकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. समझ आया क्या बात? राइट? यस और नो? राइट? चलो जी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के 2 फॉर्मूले हैं. एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. AFC गोज अप और AFC गोज डाउन. goes down, so AFC goes on falling, and the reason being TFC is spread over the large quantities of output. AFC curve slope downwards toward right throughout its length. AFC curve do not touch x-axis, do not touch y-axis. Can anybody please tell me why? देखो, अगर x-axis को टच कर दिया तो इसका तो मतलब ये हो जाएगा that fixed cost became 0, but fixed cost can't be 0. Yes or no? राइट? और एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट भी फिक्स कॉस्ट तो रहता ही है, इसलिए वो वाई एक्सिस को टच कर सकता नहीं. तो एक लाइन याद रखिए, AFC कर्व, बोलो जल्दी से, डू नॉट टच एक्स एक्सिस, डू नॉट टच वाई एक्सिस. और इस कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी कहते हैं. इस कर्व को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. वापस से एक बार देखो, रिवाइज अगेन. AFC is equal to ATC minus AVC, or TFC divided by number of units. AFC goes on falling. Q. The reason being TFC is spread over the large quantities of output. AFC curve slope downward towards right throughout its length. AFC curve do not touch x-axis or y-axis. AFC curve is rectangular hyperbola curve. क्लियर है? देखो, हम रिवीजन में भी अगर 2-2 बार रिवाइज कर रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है. पहला तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने इसके ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स निकाल के रखे थे क्लास के टाइम पे, विच इज हेल्पिंग यू टू रिवाइज एट दिस क्विक लेंथ. यस और नो? नहीं तो आप सोच करके देखो, टुडे इज आई गेस द 3rd डे ऑफ रिविजन.
तीसरे दिन में हम दूसरा टॉपिक खत्म करने में आ रहे हैं और उसके एमसीक्यू तोड़ताड़ करना कल चालू कर देंगे। आज आपका होमवर्क क्या रहेगा दोस्तों? आज हम लोगों को होमवर्क करना है ये चैप्टर जाकर के एक बार मॉड्यूल या आपके जो भी रेगुलर नोट्स होंगे उससे पूरा कंप्लीट कर लेना, ताकि कल हम जब इसके ऊपर 70-80 एमसीक्यू सॉल्व करें आपको ये बहुत अच्छे से पता हो। कल हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी ले लेंगे जितने हमारे क्वेश्चन बुक के अंदर में, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर सके, रिवाइज कर सके। तो यू हैव टू मेक श्योर अगर हम इस चैप्टर को आज खत्म कर रहे हैं तो हमें इसको आज ही खत्म कर देना है। माइक्रो मेरे साथ साथ पूरा रिवीजन करके खत्म कर लो ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए। समझ आ रहा है बात? चलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ मालिक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलो। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एएफसी का पॉइंट नंबर 2 रिवाइज कर दो। एएफसी गोज ऑन फॉलिंग, द रीजन बीइंग टीएफसी स्प्रेड ओवर द लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बेटा जैसी क्वांटिटीज बढ़ेगा एएफसी फॉल होना चालू हो जाएगा। अभी हमने एग्जांपल भी लेकर के दिखाया कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी आपका एएफसी नीचे जाना चालू हो जाता है और स्प्रेड होना चालू हो जाता है। तो ये क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है इसलिए आपका एएफसी बढ़ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? चलो नेक्स्ट है बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वही फॉर्मूला है। बताइए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये कौन सा शेप होता है? एनीवन? यू शेप। वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप होता है। ये समझना ज्यादा जरूरी है क्यों ये शेप होता है। सर इनिशियली जैसे ही आप क्वांटिटीज बढ़ाएंगे, बराबर है, तो आपको सबसे पहले डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सर डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि जब आप क्वांटिटीज बढ़ाएंगे आपके प्राइस अधिक, क्वांटिटीज आप कब बढ़ाओगे? जब प्राइस नीचे आएगा तब। तो इनिशियली आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और प्राइस कहाँ आएगा? नीचे। एक लेवल पे पहुंचने के बाद ये प्राइस और नीचे जा सकता नहीं। फिर जैसे आउटपुट बढ़ेगा आपका प्राइस शार्पली बढ़ेगा। समझ आ रही है ये बात? इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये कौन सा शेप होता है? यू शेप्ड होता है। तो इनिशियली आपके जैसी प्राइस नीचे जाएगा और क्वांटिटीज बढ़ेगी तो आपका प्राइस कहाँ आएगा? नीचे। लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल के बाद ये प्राइस नीचे आ सकता नहीं, इसके बाद ये प्राइस शार्पली कहाँ जाएगा? ऊपर। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। AVC initially fall with the level of output, but after reaching a particular level, it moves upward due to diminishing return to variable factors. AVC curve is U-shaped, कुछ इस तरीके का। एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। डन है सर? आते हैं हम लोग एटीसी पे। एटीसी क्या है हमारा? एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब याद करो टोटल कॉस्ट डिनोट्स द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और जिस रीजन से वेरिएबल कॉस्ट यू शेप होता है उसी रीजन से टोटल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। इनिशियली टोटल कॉस्ट विल गो डाउन, लेटर ऑन रीच इट ऑप्टिमम लेवल एंड वापस से वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो एटीसी कर्व इज लाइक एवीसी कर्व, इनिशियल पॉइंट देन इट विल राइज अपवर्ड। तो आप देखिए एक तीनों का कर्व हमने कॉमन कर दिया। एएफसी गोज डाउन, एवीसी इज यू शेप्ड एंड अगेन एटीसी इज ऑल्सो यू शेप्ड। क्लियर है मालिक? चलो हाँ जी, हाँ हाँ सी कैसा होता है? जैसे अगर हम वेरिएबल कॉस्ट के पास जाएंगे ना बेटा, वेरिएबल कॉस्ट के पास में लेट्स से एक यूनिट खरीदा, वो बोलेगा मेरे को प्राइस 10 रुपए है। फिर उसने बोला भैया एक काम करो, एक की जगह 2 यूनिट दे दो, कुछ तो डिस्काउंट दो भैया।
लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेशनल होने के कारण 9 रुपए का प्राइस लगा देगा। वो बोलेगा एक काम करो भैया 4 यूनिट दे दो, बराबर है। आप बोलोगे और प्राइस कम करो, मैंने प्राइस कर दिया 8 रुपए। इसके बाद लेट से आप बोलोगे भैया 5 ले लो तो कितने लगाओगे? मैं बोलूंगा भैया देखो अब आप 5 लो कि 50,000 लो, द प्राइस विल रिमेन 8। तो जैसे जैसे इनिशियली मैंने आउटपुट बढ़ाया माई प्राइस गोज डाउन। फिर अब मैंने 6वां यूनिट बढ़ाया, राइट, 5 की जगह 6 किया, राइट। अब क्या होगा, अब हम वापस से एज्यूम कर रहे हैं कि नीचे ही रह जाएगा। नीचे कैसे रहेगा? नेक्स्ट टाइम जरूरी है कि आप 5 क्वांटिटी लोगे। आप नेक्स्ट टाइम गए, अब आपको वो 8 रुपए का प्राइस लगाएगा, आप एक ही प्रोडक्ट लेने वाले हो, 8 रुपए का प्राइस लगाएगा क्या? नहीं, वो कैसे का लगाएगा? 10। जब आप नेक्स्ट टाइम बाय करने जाओगे या वापस बाय करने जाओगे तो हो सकता है आप उतने क्वांटिटी में बाय ना करो। दूसरा रीजन हो सकता है कि सर फैक्टर की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई हो, जिस टाइम आपने लिया था उस टाइम सीजन नहीं था, अभी फुल सीजन है, प्राइस यही रहेगा भैया, ऐसा नो। तो उस वजह से क्या होता है, एक ऑप्टिमम लेवल के बाद प्राइस क्या हो जाता है, वापस ऊपर जाता है बड़े स्पीड में। कंसेप्ट समझ में आया? और इसी वजह से आपका टीएफसी कर्व भी कहां जाता है? यू शेप्ड। एक और कंसेप्ट आता है, आई गेस आपको याद होगा, तो ये सेकेंड लास्ट कंसेप्ट था हमारा, एक्चुअली थर्ड लास्ट। एक और कंसेप्ट बचता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यस और नो, ये थर्ड लास्ट कंसेप्ट है, मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल कॉस्ट डिनोट्स द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये एक एडिशनल प्रोडक्ट का कॉस्ट है, यस और नो। अब बताओ ये वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर शो कर रहा, तो इसका भी कर्व कौन से शेप का होगा? यू शेप, है ना। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इन द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज इन द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इट इज द कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट, इसका भी कर्व कौन से शेप का होता है? यू शेप, यस और नो। एंड इट पासेस थ्रू द मिनिमम ऑफ एवीसी एंड एटीसी, बराबर है। तो इस सब को कट करके इस तरीके से एक एडिशनल यूनिट का कॉस्ट बनाता है, एक एडिशनल यूनिट का कॉस्ट बनाता है। तो याद करके देखो, एएफसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एवीसी इज यू शेप, ATC is U-shape, NC is also U-shape, but it passes through all, है ना, it passes through all। तो क्या हम मार्जिनल कॉस्ट को चेंज इन टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं? यस। फिर आता है आपका सेकेंड लास्ट कंसेप्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्या होता है बेटा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। बताइए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, पहले उल्टा याद करो, लॉन्ग रन के अंदर में सारी की सारी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है बेटा? वेरिएबल। और अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो उसका कर्व कौन सा होना चाहिए? यू शेप। एंड हेंस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कौन सा शेप होता है? यू शेप। बट इट इज अ टैंजेंट, इट इज टैंजेंट टू ऑल एसएसीज। ये सारे एसएसीज को क्या होता है? टैंजेंट, बिकॉज वन लॉन्ग रन कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी शॉर्ट रन कर्व, और इसीलिए लॉन्ग रन कर्व को हम प्लानिंग कर्व या एनवलप कर्व भी कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन पीरियड को हम प्लानिंग पीरियड भी कहते हैं, इसीलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, इसीलिए हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवलप कर्व भी कहते हैं। तो LAC is also called as planning curve, LAC is also called as envelope curve. It shows in the long run all cost is variable cost. Since variable cost is U-shaped, LAC is also U-shaped. LAC is tangent to all SACs, but not at its minimum point. अगर आप ये सारे यूज देखेंगे ना, ये सबके मिनिमम पॉइंट्स टच नहीं कर रहा, ये सबके मिनिमम पॉइंट्स टच नहीं कर रहा। तो यस इट इज टेंजेंट बट नॉट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। क्लियर है मालिक? देख लीजिए ये भी। यस यस, हाँ जी। तो कुछ बच्चे ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि सर हम लोग आकर के फेस टू फेस बैठ सकते हैं क्या? आप बिंदास आ सकते हो बेटा। यहाँ पे इस रिवीजन के तौर पे बहुत सारे बच्चे आकर के हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ रिवीजन कर रहे हैं। आपको आना है पुणे में एकत्वम अकेडमी में, तो आप भी आ जाओ, आप भी बैठ जाओ। वैसे भी रिवीजन ऑल टुगेदर फ्री ही चल रहा है, तो इट डजेंट मैटर आप एकत्वम में थे या नहीं थे, हमको मालूम है इंटर में वैसे भी हमारे पास ही आओगे, तो अभी से आ जाओ, है ना। तो जो हमारे को फैक्ट पता है तो पहले आ जाओ, ठीक है। आपको याद होगा एक लास्ट कंसेप्ट बचता है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बचता है बोलो जल्दी से? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
व्हाट इज कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, याद करके देखो। वैसे अगर आप देखोगे क्वेश्चन बैंक पे भी इस पे बहुत कम क्वेश्चन है, और आपको दिया है तो इज्जत तो देनी पड़ेगी। तो कॉब और डगलस ऐसे दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एनालिसिस किया था। क्या किया था बोलो? अबे क्या एनालिसिस किया था? अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एनालिसिस किया था। इनिशियली जब इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट निकाला तब इन्होंने कहा इनपुट आउटपुट का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है। इनपुट आउटपुट का जो रेशो होता है वो 1:1 होता है, विच मीन्स अगर आप एक इनपुट डालेंगे तो एक आउटपुट आएगा। मतलब ये कहते थे कि कांस्टेंट रिटर्न होता है। बाद में अपने इन्होंने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया, और रिलैक्स करके कहा लेबर कंट्रीब्यूट 3/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट 1/4। लेबर कंट्रीब्यूट 3/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट 1/4। और इन्होंने नया फॉर्मूला डेवलप किया, लेबर रेज टू द पावर अल्फा एंड कैपिटल रेज टू द पावर बीटा। लेबर रेज टू द पावर अल्फा, कैपिटल रेज टू द पावर बीटा। यस और नो? और इन्होंने कहा कि अगर a प्लस बी मिला करके अगर ग्रेटर देन 1 है, यू आर गेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। a प्लस बी इक्वल है तो आप इसे कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। a प्लस बी इज लेस देन 1 है तो आप इसे कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। समझ में आया क्या? कुछ याद आ रहा क्या जीवन में? यस चलो वापस से एक बार। हाँ जी, कौन लोग थे? कॉब डगलस, दो इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या स्टडी किया था? अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किया था। कौन से पहले इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था? जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट, दैट इज 1:1। लेटर ऑन इन्होंने इस कंसेप्ट को क्या कर दिया? रिलैक्स। और रिलैक्स करके क्या बोला? लेबर कंट्रीब्यूट 3/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट 1/4। और नया फॉर्मूला डेवलप किया। व्हाट इज द फॉर्मूला? लेबर रेज टू द पावर अल्फा एंड कैपिटल रेज टू द पावर बीटा। याद आ रहा है क्या? और इन्होंने कहा अगर अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 हम इसे क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न। इक्वल टू 1 है तो हम इसे कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न, और लेस देन 1 है तो हम इसे कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। गेटिंग द पॉइंट? चैप्टर इज ओवर। यस, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा ICAI, न्यू स्कीम एंड एजुकेशन, स्टडी मैट। इंटर कहाँ चलेगा सर? फाउंडेशन, इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 3 में कितने यूनिट है? 2। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्शन। क्या हमने सारे कंटेंट को कवर किया है क्या, ये समझ रहे हैं हम लोग? ठीक है। सो सर सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। आर वी डन विद दिस? यस। थोड़ा सा आगे बढ़ाया, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? बोलो कौन सा बेटा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद होगा तो उसके पहले हमारे पास क्या थे? यूटिलिटी। ये देखो यूटिलिटी में फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी सब इधर कवर है वो, राइट। फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोगों ने देख दुखा करके आगे बढ़े। याद होगा कितने कितने स्टेजेस होते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के? 3। पहला सेविंग, दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट, फिर आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर से लेकर के हम लोग आगे बढ़े बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। फिर ये ऑब्जेक्टिव को एक एक पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़े प्रॉब्लम्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रेन, मार्केटिंग, फाइनेंस। इसके बाद में एंटरप्राइजेस के प्रॉब्लम देखे, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव, लोकेशन, याद आ रहा है क्या? फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मार्केटिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज एक्सेट्रा। फिर हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा बेटा, अरे हाँ यहाँ। फिर शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देखा, फिर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखा। यस, 3/4 कॉन्स एंड लेबर, लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3/4। कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/4। फिर हमने लॉ ऑफ, यहां पे हमने पढ़ा टीपी, एपी, एमपी और इनके बीच का रिलेशनशिप देखा। ठीक है, इस तरीके का कुछ कर्व था क्या? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। व्हाट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन? स्टेज 2। बहुत बढ़िया बेटा। फिर यहां से हम गए स्टेज 2 से बढ़ के थोड़ा सा आगे गए, रिटर्न टू स्केल देखा। रिटर्न टू स्केल देखने के बाद इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न देखा हमने। कुछ याद आ रहा है क्या? ये a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। फिर हमने देखा था प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। आइसोक्वांट इधर ही आता है मेरे हिसाब से, कुछ याद आ रहा है क्या? राइट,
प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में ही क्या आता है बेटा, आईसो क्वांट एंड MRTS। लो जी, ये आपका यूनिट खत्म हुआ। नीचे गए, थियोरी ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट कंसेप्ट में कौन सी कॉस्ट होती है बेटा, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स कॉस्ट। दूसरी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरी होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चौथी होती है इंक्रीमेंटल एंड संक हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक कंसेप्ट और यहाँ पे ऐड हुआ है, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, राइट। प्राइवेट कॉस्ट जो फर्म एक्चुअली इनकर करती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हम इसको प्राइवेट कॉस्ट भी कहते हैं। और सोशल कॉस्ट क्या होती है, सोशल कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सोसाइटी होती है। जैसे रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट बनाया, तो ये कॉस्ट कौन सी इनकर को कौन सी कॉस्ट हो गई, सोशल कॉस्ट, जो हम लोग क्या करते हैं, इनकर। फिर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिर कॉस्ट कंसेप्ट, शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट में हमने 3 कंसेप्ट पढ़ा, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ये कर्व कहीं देखे से लग रहे हैं क्या, जरा बताइए, ठीक है। और ये टोटल कॉस्ट। फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर हम आगे बढ़े बेटा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो हमने पढ़ा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एंड लास्ट में हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है। फिर हमने पढ़ा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इट इज टेंजेंट टू ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और इसीलिए इसे क्या कर्व कहा जाता है, प्लानिंग कर्व, एनवलप कर्व भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सुनो जो मैंने आपको बोल दिया था, ये आपको नोट से पढ़ना है। चैप्टर इज ओवर। आया मजा? यस। एक और बार लगे तो घर पे जाने के बाद ये वीडियो शांति से देख लेना, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता ये चैप्टर, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता ये चैप्टर। एक बार जाके देख लेना। यहां तक हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3। अगले वीडियो के अंदर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड लगभग 70-80 MCQs लेने वाले हैं। यस और नो? राइट। सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। वो 15 मिनट पहले ही खत्म कर दिया भाई हमने डिसाइडेड टाइम से। चलो बेस्ट।